हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की वीडियो नंबर 4 लेकर। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की PDF यानी जो नोट्स की PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। भाई को बस सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, भाई को बस सपोर्ट करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, यानी बिल्कुल लाइन से हम ख़त्म कर रहे हैं। तो आज का अगला टॉपिक होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। इससे पहले आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसी में तो इससे समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी सिंपल सी डेफिनेशन कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा अगर चाहो तो लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ऐसे लिखते वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण धनावेश क्या होता है? यानी परीक्षण आवेश बहुत आवेश की बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा, यानी आप सबसे सूक्ष्म आवेश क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है। और ये हमेशा कैसा होता है? धनावेश होता है। हमेशा कैसा परीक्षण आवेश को कैसा लिया जाता है? हमेशा धनावेश लिया जाता है। तो अगर बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन हो गई। और फिर क्या लिखेंगे? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हो जाएगी परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम बात करें कि यदि हम लिखें कि यदि परीक्षण, ठीक है, यदि परीक्षण धनावेश मान लेते हैं Q0 हो तो उस पर लगने वाला बल F हो तब क्या होगा? तब कौन सा फॉर्मूला क्या पढ़ लिया हमें? तब उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो E बराबर F/Q0 यानी प्रति एकांक धनावेश पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के अनुपात हो जाता है, एक दूसरे के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर F/Q0 यानी Q0 यहाँ पर क्या होगा? परीक्षण धनावेश, F बल हो जाएगा और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अगर इसकी राशि की बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न, विकल्प बन जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि होती है, तो आप लिखोगे एक सदिश राशि होती है। ठीक है, फिर इस राशि हो जाती। अगर इसके मात्रक की बात की जाए, मात्रक की बात कर लें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। अगर एक प्रश्न और बन जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की विमा को दर्शाइए, विमा कैसे निकालते हैं, तो बल की विमा आपने पढ़ी होगी mLT-2, mLT-2, कूलाम की विमा होती है AT। अगर हम क्या करें ml वैसे ही वैसे, जब ये जो t माइनस के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए t प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी जब माइनस के 2 और माइनस के 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे नहीं, तो mL-T-3, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी A-1। विमा तो आप सब निकाल लेते होगे, अगर नहीं निकाल पाती हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिख दे दूँगा, विमाओं को भी बहुत शानदार तरीके से निकालना बताया गया है। तो विमा क्या हो जाएगी mL-T-3 A-1 वैद्युत क्षेत्र की विमा हो जाएगी। तो क्लियर है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ ली कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी क्या होगा, इसे प्रदर्शित किया जाता है, यदि परीक्षण धनावेश Q0 हो तो उस पर लगने वाला बल क्या है F हो, तब क्या सूत्र क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E बराबर F/Q0। राशि की बात की जाए तो एक सदिश राशि है, मात्रक की बात करें न्यूटन प्रति कूलाम होता है, विमा mL-T-3 A-1 हो जाती है। फिर इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको करने वाले हिसाब हम देखेंगे अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सिंपल जैसा जैसा मैं बताता हूँ वैसे नोट कर लीजिएगा, और आपके सेट में भी कई नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। तो मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, नाम दे दें कि बिंदु O, ठीक है, बिंदु O पर +Q आवेश है तथा बिंदु P पर Q0 आवेश है। बिंदु O से R दूरी है और एक बिंदु P है। हम क्या करें कि मान लेते एक +Q कूलाम का आवेश, यानी +Q आवेश बिंदु +Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम के बिंदु O पर स्थित है, किसी ऐसे माध्यम के बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक मान लेते हैं K है, परावैद्युतांक मान लेते हैं क्या है K है, जिसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 तथा इस पर लगने वाला बल क्या है F है। सिंपल सी भाषा हो गई। जैसा जैसा हमने चित्र बनाया वैसी वैसी भाषा लिख ली। यानी अगर हम लिखना हो तो भाषा को कैसे लिखेंगे कि माना +Q आवेश ऐसे किसी ऐसे बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या हो जाएगा, ज्ञात करनी है किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश क्या है Q0 है, इस पर हमें क्या करनी है बिंदु P के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम मानना हो तो तथा मान लेते हैं तथा माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाला बल F हो। तो हमने कूलाम, यानी आपने कूलाम का नियम तो पढ़ा होगा। तो कूलाम का नियम क्या बताता है कि जो बल होता है
कूलाम के नियम पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण यानी दो बिंदु हो, दो स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे के गुणनफल के यानी जो उन पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर वही हम जो बल है तो हम बल के आधार पर हम क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। तो क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से, तब कूलाम का नियम देखेंगे। तो कूलाम का नियम क्या पड़ा, तो F बराबर क्या हो जाता है, जब हम कूलाम के नियम को सिद्ध कर लेते तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकल कर आता है। तो वो क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। इसे आप समीकरण 1 मान सकते हो। चूँकि हमें क्या करना है, चूँकि हमारा जो आवेश है यानी यहाँ पर Q1 Q2 की जगह हमारे आवेश क्या है, Q व Q0 है। तो हम क्या लिखेंगे, Q व क्या करेंगे, Q0 रख देंगे। तब क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K परावर्तांक मान लेते हैं K इंटू क्या होगा Q और Q0/R स्क्वायर हो जाते हैं। यानी आप इसे नाम दे दीजिए समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा मेन समीकरण। ठीक है, तब हम क्या करा हमने, तब एक चीज़ और पढ़ी हमने कि इससे पहले अभी हाल पढ़ चुके कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या लिखें, तो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, E बराबर F/Q0 पढ़ा कि नहीं। इसे मान लो समीकरण 2 मान लो। तो हम क्या करें, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तुम्हें क्या करना है, F की जगह हमें क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q व Q0/R स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q व Q0 क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इनके बट्टे में एक और क्या है Q0 है। तो क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल यानी Q0 से Q0 कैंसिल कर, तब क्या बचा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपकी किसका, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यानी मात्रा की बात की जाए तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। अगर आपको K हटाना है तो निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु यानी परावर्तांक किसके लिए होता है, निर्वात या वायु के लिए, या तो वायु में K बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, तब E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K हट जाएगा, 1 का गुणा होगा नहीं, इंटू Q/R स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगी। तो सिंपल समझ में आई कि मैंने क्या माना, कि माना प्लस Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे ऐसे माध्यम के बिंदु O पर स्थित है जिसका परावर्तांक K है, जिससे बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो उस पर हमने मान लिया कि माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाला बल F है। तो हमने देखा कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम वाला जो बल का फॉर्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2/R स्क्वायर लगाया। फिर हमने क्या किया, Q1 Q2 की जगह हमने क्या थे, हमारे Q व Q0 थे, Q0 थे, तो हमने इसको यहाँ पर उनको रख दिया। फिर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हाल पढ़ चुके फॉर्मूला, उसको रखा, तो F का मान हमने यहाँ पर रख दिया। तो Q0 से Q0 कैंसिल, यानी बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R स्क्वायर बचा। और यहाँ पर K हटाना था तो हमने वायु निर्वात के लिए K का मान 1 रख दिया, और हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके कारण हम फिर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसको हम करने वाले हैं साफ, और इसको आप नोट कर सकते हो, और आपके सेट नोट्स में हुए हैं पहले से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं।
तो सबसे पहले देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश हैं, लेकिन उनके मान यानी कैसे हैं, परिमाण में तो समान है परंतु विपरीत प्रकार के, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी मान लीजिए कैसी कि यहाँ से बिंदु ए मान लीजिए, इसे बिंदु ए मान लेते हैं, इसे बिंदु बी मान लेते हैं। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। अब बिंदु ए से यहाँ पर एक बिंदु ओ मान लेते हैं। बिंदु ए से बिंदु ओ तक की दूरी एल है, ठीक है, और यहाँ से बिंदु बी से भी ओ तक की दूरी क्या मान लेते हैं, एल, यानी टोटल कितनी दूरी 2l, और 2l दूरी को हम क्या बोलेंगे, अल्प दूरी कहेंगे। क्या बोलेंगे, अल्प दूरी बोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकार के, परिमाण में तो समान हो परंतु विपरीत प्रकृति के हो या विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। कैसे रखे हुए, अल्प दूरी यानी 12 दूरी पर स्थित हों। तो ऐसा निकाय यानी ऐसा क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऐसा आवेशों के ऐसे युग्म को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो परिभाषा याद हो जाएगी, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर यानी अल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के समूह या युग्म को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। तो मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, एक बिंदु नाम दे देते हैं हम ए और एक बिंदु को नाम दे देते हैं हम बी, ठीक है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो यदि इन पर बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम ओ है। बीच की दूरी क्या है, ओ है। बिंदु ए से बिंदु ओ तक की दूरी एल, ठीक है, और यहाँ से बिंदु बी से भी ओ तक की दूरी क्या है, एल, यानी टोटल दोनों को मिला दें तो कितनी 2l दूरी पर एक बिंदु ए और बी स्थित है कि नहीं, यानी दोनों आवेश कितनी दूरी पर हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं, जिसे हम अल्प दूरी कहेंगे। तो अगर हम परिभाषा इसकी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे कि यदि परिमाण में समान, परिमाण क्या हो, आवेशों के परिमाण समान हो, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकार के, विपरीत प्रकृति के ऐसे प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश अत्यंत अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर स्थित हो तो ऐसा युग्म, तो आवेशों का इस युग्म को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा, यानी क्या लिखोगे, अगर लिखनी हो, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है। लिख दें कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसा निकाय यानी ऐसा युग्म क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा। तो अब आइए हम किसकी ओर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर, जो किससे परिभाषित करेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को हम देखेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा इसमें भी वही देखना है कि कोई वही सेम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं कि ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव हो गया आपका, इस पर बिंदु ए है, बिंदु बी है, इनकी दूरी अल्प दूरी यानी बिंदु इन दोनों के बीच की दूरी ओ है, और
बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, अल्प दूरी यानी 12 दूरी पर रखे हुए हैं। तो हम क्या माना कि माना सेम वही कि माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो क्या रखें, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। तो इनमें से तो तुम लिख दें यहाँ पर कि माना लिखना हो कि माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी यानी कैसे, अल्प दूरी यानी 12 पर स्थित है, तब इनका वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाएगा, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तब इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर हम इसकी डेफिनेशन परिभाषा निकल रहे हैं, बस आप इतने समझिए, केवल किससे परिभाषित करना है, इसी से वैद्युत द्विध्रुव से हमें परिभाषित करना है। तब वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल पी से, किससे, छोटी वाली पी से। एक कैपिटल पी होता है दाब के लिए और छोटी वाली पी किसके होती है आपके वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो यानी पी वो क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ वो क्या होता है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनकी अल्पतम दूरी के गुणनफल, तो यानी के बराबर होता है। तो क्या होता है वो Q इंटू 2L होता है। क्या होता है, Q इंटू 2L, यानी दोनों आवेशों में, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि किसी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के मान तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या लिखोगे, अगर परिभाषा लिख ली हो तो किसी एक आवेश के मान वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये सब आपने लिख लिया कि इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो किससे लिखा है कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ पर आप सूत्र फॉर्मूला तो लिख चुके हो। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होता है इसका, तो यही आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इंटू लंबाई यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाता है। अगर इसके विमा की बात की जाए तो विमा यानी इसकी आवेश की क्या होती है, AT, और मीटर की क्या होती है, L, यानी LTA। आप लिख सकते हो कि LTA इसकी क्या हो जाती है, विमा हो जाती है। ठीक है, LTA इसकी विमा हो जाती है, ये हो जाएगा। तो आपको क्लियर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमेशा जब ऐसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, दो आवेश होते हैं जो परिमाण में तो समान होते हैं परंतु विपरीत प्रकार के होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं। तो उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। उसे P से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक कूलाम मीटर होता है, विमा LTA होती है। ठीक है, LTA हो जाती है। तो इतना क्लियर है। फिर अगला टॉपिक होगा, देखिए अगर थोड़ी राशि की बात की जाए तो इसकी राशि कैसी, सदिश राशि होती है। प्रश्न पूछ लिया यार, तो ये सदिश राशि का होता है। क्लियर है, कैसी सदिश राशि होती है। तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब प्रश्न बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण
अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।